हेलो ऑल ऑफ यू। ब्रेक के पहले हम लोगों ने ईसॉप के ऊपर डिस्कशन की थी। अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो अगर आप लोगों को कोई डाउट होंगे तो आप लोग डाउट यहाँ पे पोस्ट कर सकते। ओके, अनिकेश, मुस्कान, सुब्रता, ओके, चंद्रकांत, आकाश, कार्तिक, एनीवन यहाँ पे जो, ठीक है, नो सर, ठीक है, ओके। सब लोग यहाँ पे क्वेश्चन सब शुरू करेंगे। अब हम लोग वन बाय वन। अब आप देखेंगे आपके पास जो बुक है, ओके, उस पे आप आएंगे पेज नंबर 3 पे। पेज नंबर 3 पे जो कि क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, क्या कह रहा है हमसे? एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ग्रांट्स 1000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन ऑन 1st of April 2010 at rupees 40 when the market price is rupees 160। तो मार्केट में कीमत कितनी है उसकी? 160। हम लोग कितने में ऑफर कर रहे? 40 में। तो मार्केट प्राइस इज 160, एक्सरसाइज प्राइस इज 40। द फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन इज रुपीज 120 पर ऑप्शन। फेयर वैल्यू मतलब ऑफ ऑप्शन बोला, ऑफ ऑप्शन, वो ऑप्शन डिस्काउंट जो अमाउंट है वो कह रहा है। तो 160 रुपए का आपका मार्केट प्राइस है, 40 रुपीज की एक्सरसाइज प्राइस है, तो ऑप्शन डिस्काउंट दैट इज रुपीज 120 पर ऑप्शन। द वेस्टिंग ऑप्शन इज 2.5 ईयर्स। 2.5 साल का आपका वेस्टिंग पीरियड है। द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो 2.5 साल बाद एक्सरसाइज पीरियड कितना दिया उसने? 1 ईयर का। 300 vested 300 unvested option lapse on 1st of May 2012. 600 options are exercised on 30 June 2013. 100 vested option lapse at the end of the exercise period. Past journal entries giving suitable narration. So अब हर क्वेश्चन को पहले अपन एनालाइज कर ले अच्छे से, ठीक है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आपको अब लिखना रहेगा। अभी तक जो लिखा हुआ था आपको इसकी भी पीडीएफ मिलेगी, लेकिन पहले जब कंसेप्ट समझाता तो उस पर ध्यान रहना चाहिए आपका, इसलिए मैं जब कहता हूँ कि लिखो मत। अब आपको लिखना रहेगा। तो आपने पहले हेडिंग दे देंगे आप आपके नोटबुक में, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आप ये पहले हेडिंग दे देंगे, अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। उसके बाद फिर आप यहाँ पे उसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, और आपका पेज नंबर कौन सा है? 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 3 हो बुक का, ओके। ओके, एक और चीज यहाँ पे, एक ना मेरे को टेबल बनाना रहेगा अपने, थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा हर क्वेश्चन में। एक अपने को टेबल बनाना है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस में लेके अमाउंट कितना जाना। तो पहले आप इस तरह लिख लो, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कौन सी कंपनी? एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। इसको आप लोग ड्रॉ कर लोगे अराउंड 1 पेज। एक पेज से हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा ही जगह लगे, एक पेज से थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना, अराउंड 1 पेज आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। मगर एक पेज से, ये तो एक पेज से थोड़ी ज्यादा स्पेस रखना आपने, ठीक है। जस्ट 1 मिनट। ओके, एक पेज से थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना, ठीक है। ओके, अब ध्यान से, अब आप मेरी बात सुने, इतना आपने लिख लिया बेटा। अब अच्छे से समझना इसको, जल्दबाजी कोई चीज की नहीं करेंगे। एक पेज से थोड़ा ज्यादा स्पेस रखना। अब ध्यान से मेरी बात सुनो बच्चों। मैंने कहा इस क्वेश्चन में उसने हमसे कहा, यहां पे इस क्वेश्चन में उसने अपने से कहा कि 1/4, स्क्रीन पे देख रहे हैं, जस्ट 1 मिनट, यस,
1/4/2010 को ये ग्रांड डेट है। ये कौन सी डेट है? ग्रांड डेट है। अब उसने क्या वेस्टिंग पीरियड कितना का क्वेश्चन में, वेस्टिंग पीरियड जो उसने कहा आपसे, वेस्टिंग पीरियड था 2.5 ईयर। सो 2.5 ईयर अगर मैं लूँ यहाँ पे, तो पहला साल आपका खत्म होता है यहाँ पे 31 मार्च 2011, दूसरा साल आपका खत्म होता है यहाँ पे 31 मार्च 2012, और उसके बाद 6 महीने। क्यों 6 महीने? के 2.5 ईयर का वेस्टिंग पीरियड है, तो 2 साल अगर 6 महीने उसके बाद ही, तो आएगा आपका 30 सितंबर 2012। तो ये हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड। ये क्या हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड। तो ग्रांड डेट पोस्ट अपने से का ये हो गया आपका वेस्टिंग पीरियड। सो ग्रांड डेट पे उसने कहा कि मार्केट प्राइस कितनी है? मार्केट प्राइस थी आपकी 160। एक्सरसाइज प्राइस क्या है? एक्सरसाइज प्राइस जो है आपकी, वो है आपकी 40। सो डिस्काउंट, ऑप्शन डिस्काउंट कितना आ गया आपका? वो आ गया आपका 120। ओके 120। अब उसके बाद यहाँ पे उसने अपने से क्या कहा यहाँ पे ये जो है आपको उसने 1 साल का और समय दिया। 1 साल यहाँ पे खत्म हो रहा है 30 सितंबर 2013। ये रहा बेटा आपका एक्सरसाइज पीरियड। वो वेस्टिंग पीरियड था, ये क्या रहा आपका? ये रहा आपका एक्सरसाइज पीरियड। अब क्वेश्चन अच्छे से समझना बेटा, क्वेश्चन अच्छे से समझना। जब सबसे शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज थे? 1000 एम्प्लॉयज थे, और यहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज थे आपका। उसने फिर इसने क्वेश्चन हमसे कहा कि 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज, नहीं इसके पहले 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1st ऑफ मे 20 ओके 1st ऑफ मे 2012। मतलब 1000 एम्प्लॉय यहाँ थे, तो पहले साल भी यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे हमारे? ध्यान से आप देखते जाएंगे। पहले साल भी यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज थे? 1000 एम्प्लॉयज थे। लेकिन वो कहता है यहाँ पे 1 मई 2012 की बात कर, 1 मई, मतलब यहाँ पर भी 1000 एम्प्लॉय थे। एक्सपेक्टेड ये था कि 1000 एम्प्लॉय पूरा वेस्टिंग पीरियड खत्म करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऑन 1st ऑफ मे को यहाँ पे अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए। कितने? 300। तो यहाँ पे 1st ऑफ मे को 300 ऑप्शन लैप्स हुए। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन, मतलब 300 एम्प्लॉय चले गए। 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स। अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड आपका खत्म होने का। तो 1 मई की ये बात है कि 300,000 में से 300 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए। तो एक्चुअल में आपके जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ तो 1000 में से 300 चले गए, तो वहां पे रहा कितना? 700। तो पहले साल 1000 थे, सेकेंड ईयर के एंड में भी 1000 थे, लेकिन थर्ड ईयर में जो 6 महीने वाला पीरियड आया उसमें क्या कहा गया? उसमें वहां पे आपके 300 लोग छोड़ के चले गए। तो फिर कितने हुए बेटा यहाँ पे आपका जस्ट वन। ओके, तो कितने हुए आपके? यहाँ पर आपका 300 अनवेस्ट, और आप में 1000 में से फिर वो 300 क्या हो गया आपके? 300 फिर अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हुए। तो एक्चुअल में जब वेस्टिंग पीरियड खत्म हुआ तो कितने रहे आपके? 700 रहे। ओके, अब उसमें हमसे आगे कहता है कि 600 ऑप्शन आर एक्सरसाइज ऑन 30 जून 2013। अब यहां में से इसमें से 700 में से 600 ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली। तो यहां पे 600 ऑप्शंस एक्सरसाइज। अब ये जो एक्सरसाइज पीरियड था उसमें लोगों ने खरीदे, लेकिन यहां पे तो हमको ये उम्मीद थी कि कितने लोग लेंगे? 700। अब ये 700 लोगों ने वेस्टिंग पीरियड खत्म करे, लेकिन उसमें से कितने लोगों ने खरीदे? 700 में से सिर्फ कितने लोगों ने खरीदे? यहाँ पे 700 में सिर्फ 600 लोगों ने लिए। इसका मतलब उसने हमसे बोला भी कि 100 बज गए, तो 100 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट एट द एंड ऑफ एक्सरसाइज पीरियड। यहाँ पे 100 वेस्टेड ऑप्शन क्यों कह रहे? क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म कर। 100 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स, 100 वेस्टेड ऑप्शन क्या हो गए? लैप्स हो गए। तो ये कहानी में पूरी, ये आपको ड्रॉ करना है, ये आपको ड्रॉ करना है, ये कहानी में पूरे क्वेश्चन की। अब अपन ये टेबल के जरिए, अब इसके बाद अपने को टेबल जो है, जैसे मैंने आपको बताया था अभी ब्रेक के पहले, कि ये टेबल हमको ये बताता है, ये टेबल क्या बताता है? ये टेबल हमको ये बताता है कि हमको हर साल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस कितना हमको P&L अकाउंट में लेकर जाना है। तो ये टेबल हम बनाएंगे 2.5 ईयर का, 1 साल और फिर 6 महीने का रहेगा, और फिर अपने को बताएंगे टेबल के एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस कितना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना रहेगा। ओके,
तो इसके बाद इसके नीचे फिर आप लिखेंगे वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, स्टेटमेंट या कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस to be recognized in at the end of each year, yeah, at the end of period, or you can say to be recognized in vesting period. So यहाँ पे आप लिखेंगे इसको आप 7-8 लाइन का ड्रॉ कर लेना, और यहाँ पे अपने को 3 कॉलम अमाउंट के रखेंगे आप, 3 कॉलम अमाउंट के। एक आपका कब की बात कर रहा हो, 31 मार्च 2011 को, 31 मार्च 2012 को, और उसके बाद 6 महीने बाद 30 सितंबर 2012, 30 सितंबर 2012, ओके, 30 सितंबर 2012, ओके। ओके, ध्यान से। सो पहला आपका 6 पॉइंट अपने रहेंगे। पहला, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, ओके। अब ध्यान से बेटा, आपने पहले साल अपने को क्या लगा था कि 1000 लोग पूरे के पूरे, वो जो अपने छोड़ के गए ना 300, वो 300 कहाँ पे गए आपके, वो 300 गए आपके फर्स्ट ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ मई यहाँ पे गए। तो पहले और दूसरे साल 1000 ही, तो आप चाहो तो अभी लिख लो 1000, फिर वो 300 छोड़ के चले गए, तो कितना बचा 700, ओके। अब आपने नंबर 2, कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन, मतलब ऑप्शन डिस्काउंट जो रहता है, पर ऑप्शन डिस्काउंट जो रहता है। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी थी, अभी आपको पता है मार्केट प्राइस कितनी थी आपकी 160, एक्सरसाइज प्राइस कितना है आपका 40, तो डिस्काउंट कितना हो 120। सो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ 160 माइनस 40, तो आपका ये आ गया 120 डिस्काउंट पर ऑप्शन। थर्ड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस एक्सपेक्टेड, तो यहां पर आप देखो आपके टोटल ऑप्शन कितने अच्छे, यहाँ पे टोटल ऑप्शन कितने 1000, यहाँ पे कितना 120, पर ऑप्शन 120 है, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, एक साल का नहीं तो अपन करते, 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 कितना आएगा, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, तो ये आ गया 1,20,000, 1,20,000, स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप 2। अब फोर्थ में आप लिखेंगे, पहले फर्स्ट ईयर का पवन पहले पूरा कर लेते, अक्यूमुलेटेड कंपनसेशन एक्सपेंसेस, अभी कैलकुलेशन अच्छे से समझना, मैं इनर कॉलम पे अंदर अमाउंट वाले कॉलम पे लिख देता हूं। मैंने कहा कि आपका एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस टोटल कितना 1,20,000, तो ये 1,20,000 अगर मुझे 3 साल में नहीं 2.5 साल है, 2.5 ईयर्स है, 2.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है, तो पहले साल के एंड तक कितना राइट ऑफ हो जाना चाहिए, उसका ये मतलब हो रहा है। तो मैंने कहा 1,20,000 2.5 साल में कर, तो पहले साल के एंड तक राइट ऑफ हो जाना चाहिए 48,000। स्टेप नंबर 5, कंपनसेशन एक्सपेंसेस recognized अर्लियर, तो आपने
पहले कोई रिकग्नाइज करे क्या उसको? रिकग्नाइज अपन ने पहले करे? अब नहीं करे, पहला ही साल है, तो इसलिए यहाँ पे अपने नील लिख देना। तो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाता है, जो पॉइंट नंबर 6 रहता है, कंपनसेशन expenses to be recognized for the year, to be recognized for the year, to be recognized for the year। तो ये एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं आप इसको? ये एक्चुअल में आपने कैलकुलेट कर स्टेप नंबर 4 माइनस स्टेप नंबर 5। सो यहाँ पे लिखेंगे आप ओके। सो स्टेप नंबर 4 में देखिए आपने एम्प्लॉय कंपनी, ये आपका अक्यूमुलेट पहले साल के आखिरी तक आपने कितना रिकग्नाइज कर देना चाहिए था बेटा? 40, पहले साल के एंड तक आपने 48,000 रिकग्नाइज कर देना चाहिए। तो क्या हमने 48,000 रिकग्नाइज कर, अभी तक के कुछ रिकग्नाइज करें? नहीं। तो हमको रिकग्नाइज करना पड़ेगा, कितना रिकग्नाइज करना पड़ेगा? 48,000। अब मैं आता हूं सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में भी वही पोजीशन थी, 1000 थे और 120 रुपये डिस्काउंट था, तो अमाउंट वही आएगा आपका कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 120, आगे 1,20,000। अब ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे अभी जो मैं लिख रहा हूं। मैंने कहा 1,20,000 रुपए, मैंने कहा 1,20,000 रुपए मुझे 2.5 साल में राइट ऑफ करना है। तो दूसरे साल के आखिरी तक, दूसरे साल, देखो यहाँ पे फर्क समझना, यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 2 से, मतलब ये कि पहले साल के एंड तक कितना राइट ऑफ कर देना चाहिए था। ये इसका मतलब है दूसरे साल के एंड तक कितना राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो आता है आपका 96,000। मतलब दूसरे साल के एंड तक हमने 96,000 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस राइट ऑफ कर देना चाहिए। लेकिन हमने तो पहले साल कितना राइट ऑफ करे? 48,000। तो 48,000 ऑलरेडी पहले राइट ऑफ कर चुके, तो 96,000 में पहले साल ऑलरेडी 48 राइट ऑफ कर चुके, तो 96 माइनस 48 वो आता है। तो दूसरे साल हमें कितना राइट ऑफ करना पड़ेगा? 48। ओके, अब ध्यान से देखना, मुस्कान ध्यान से सुनो बेटा। स्टेप नंबर 4 और 5 को आप पहले और दूसरे साल को अच्छे से समझो, ठीक है? अब ध्यान से सुनो, यहां पे फिर से एक्सप्लेन करा। मैंने कहा कितने ऑप्शन थे? 1000 ऑप्शन थे। एक ऑप्शन पे आप कितना डिस्काउंट दे रहे हो? 120 रुपए। तो आपको टोटल कितना डिस्काउंट देना है? 1,20,000 रुपए। ये 1,20,000 कितने सालों में देना? ये 1,20,000 आपको 2.5 ईयर्स में। तो मैं कहता हूं 1,20,000 रुपए मुझे 2.5 ईयर्स में देना है। तो पहले साल के आखिरी तक कितना मैंने रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए? तो 48। अब ये पहला ही साल है, तो स्टेप नंबर 5 आपसे ये कहती है क्या पिछले साल आपने कोई, पिछले सालों में क्या कोई रिकॉग्नाइज करे क्या? नहीं सर, ये तो पहला ही साल है। तो पिछले साल में, पिछले साल उसके पहले के ये वाले ऑप्शन को हमने रिकॉग्नाइज करे क्या? नहीं, इसीलिए यहाँ पे 0 लिखा। तो 48,000 पहले साल के एंड तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। 48,000 पहले साल के एंड तक रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, और हमने अभी तक के कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करे, इसीलिए 48 माइनस 0 दैट्स कम 48,000। सेकेंड ईयर में आया तो हमको 1,20,000, वही पोजीशन 1000 थे हमारे पास, 1,20,000 आए। अब 1,20,000 अगर मेरे को 2.5 ईयर्स में रिकॉग्नाइज करना है, तो सेकेंड ईयर के एंड तक, ऐसा इसका ये मतलब होता है, सेकेंड ईयर के एंड तक हमने कितना रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए था? टोटल 96,000। ये 96,000 में पिछले साल ऑलरेडी हम 48 रिकॉग्नाइज कर चुके, तो सेकेंड ईयर के एंड तक 96 हो जाना चाहिए। 96 में से 48 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 48 लिखा। तो 96 टोटल सेकेंड ईयर के एंड तक हो जाना चाहिए, उसमें 48 ऑलरेडी पिछले साल हो चुके। तो इस साल मुझे कितना करना पड़ेगा? इस साल मुझे करना पड़ेगा 48। सो 96 माइनस 48 दैट्स कम 48। अब समझ में आया? जिनका डाउट था वो बताएंगे, उनको समझ में आई ये चीज? ओके, अब हम आते थर्ड ईयर पे। तो थर्ड ईयर में सिर्फ 6 ही महीने, 2.5 ईयर, मतलब 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड था। तो थर्ड ईयर में आते, वहां पर वही, अब यहाँ पे देखो 1000 में से बच्चों 700 1000 में सब 700 ही रहे, 300 छोड़ के चले गए। तो
अब ये यहाँ पे कितना रहेगा, 700 मल्टीप्लाई बाय 120, तो वो कितना आता है, ये आता है बच्चे 84,000। ये यहाँ पे ना मैंने ऐसे लिख लो, बल्कि ये बार बार अमाउंट नहीं लिख सकते ना, इसको ऐसे लिख लो यहाँ पे, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय स्टेप नंबर 2। सो यहाँ पे आप देखोगे 700 ही है बच्चे, क्योंकि 300 छोड़ के चले गए, तो 700 है, एक पे 120, तो तीसरे साल हमको पता चला अरे ना 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 ये तो बहुत गलत हो गया। हमको जो 2.5 साल में हम अभी तक मान रहे थे कि 1,20,000 रुपए रिकॉग्नाइज करना है एम्प्लॉय कंपनसेशन, एक्चुअल में हमको 2.5 साल में बात पता चला कि एक्चुअल में वो 1,20,000 नहीं 84 ही रिकॉग्नाइज करना था। तो अगर मैं कहता हूं यहां पे कि ये कैलकुलेशन अच्छे से समझना, मैंने कहा कि 84,000 मैं कहता हूं मुझे रिकॉग्नाइज करना था 2.5 इयर्स में, तो 2.5 इयर्स के एंड तक, यहाँ पे देखो किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, 2.5 से, थोड़ा सा छोटा लिखा, स्पेस नहीं था, 2.5 है वो। अब यहाँ पे 84,000 अगर हमको 2.5 इयर्स में राइट ऑफ करना है, तो 2.5 इयर्स के आखिरी तक कितना हो जाना चाहिए था, देखो पहले साल था, ये पहले साल का एंड था इसलिए मल्टीप्लाई बाय 1, दूसरे साल का एंड था इसलिए 2, ये 2.5 साल वाला इसलिए 2.5 इयर्स के एंड तक कितना रिकॉग्नाइज हमने कर देना चाहिए था, हमने कर देना चाहिए था 84,000। अब इस कैलकुलेशन को समझना, क्या मुझे कोई बता सकता है कि कितना हम ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके, क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऑलरेडी हम लोग कितना रिकॉग्नाइज कर चुके एट द एंड ऑफ 2.5 ईयर, 30 सितंबर 2012 को, क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऑलरेडी हम लोग कितना रिकॉग्नाइज कर चुके, ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज हो चुका है 2.5 ईयर्स अगर मैं कहूँ तो। ओके, एनीवन? मैं स्टेप नंबर 5 जो है वो 30 सितंबर का 96,000, वेरी गुड भौमिक, वेरी गुड। अब वो कहते हैं यहाँ पे करेक्ट, अब सुनो यहाँ पे, आप यहाँ पे 96 रिकॉग्नाइज करें। सर बोले कैसे 96 रिकॉग्नाइज करें, समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले साल आपने 48 रिकॉग्नाइज करे, दूसरे साल 48 करे, तो पहले साल आपने 48, प्रीवियसली अर्लियर आपने कितना रिकॉग्नाइज करे बेटा, देखो अर्लियर यहाँ पे 48 पहले साल, दूसरे साल 48, तो याद है आप लोग कभी क्लास में जब पढ़ाया था मैंने, ये वो अमाउंट लिख रहा हूँ, ये 10,000 और ये 6,000, ये वो लिख रहा हूँ मैं। तो प्रीवियसली मैंने कितना रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ उसको, प्रीवियसली उसको रिकॉग्नाइज करो 48 और 48, तो कितना प्रीवियसली रिकॉग्नाइज हो गया 96,000, तो ये आया आपका 96,000। ये 96 कैसा है, सबको समझ में आया, 48 प्लस 48, 48 प्लस 48, इतना हम लोग रिकॉग्नाइज कर चुके। ओके, सो यहां पे आप लिखोगे 84,000 माइनस 96,000, तो ये आ गया नेगेटिव। अरे सर ये क्या हुआ, 12,000 रुपए नेगेटिव आए कैसे, 98 सबको समझ में आया कैसे, जल्दी, एक स्टूडेंट ने गलत जवाब दिए एक हाथ, मगर इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ 96 कैसे आया, सबको समझ है, 48 प्लस 48 कैसे आया 96, वो 48 प्लस 48, ओके 48 प्लस 48 96, तो सर मेरे को 96 मैंने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर दिया 2 साल में, 48 और 48 96, लेकिन मेरे को थर्ड ईयर जब आया तो 2.5 साल जब खत्म हुए, तो जब मेरे को पता चला कि एक्चुअल में 96 रिकॉग्नाइज नहीं करना था, मुझे रिकॉग्नाइज 84 ही करना था, तो मैंने तो ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिया, तो 12,000 रुपए से अपने को रिवर्स करना पड़ेगा। कैसे करेंगे मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये अमाउंट सबको समझ में आई, 48 48 और वो नेगेटिव आया आपका, 48 48 96 होता है, -12 इट विल कम टू 84, तो ये देखो 84 है यहाँ पे। ओके ठीक है, ये टेबल सबको समझ में आया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बताओ ये टेबल सबको समझ में आया, ये टेबल अगर समझ में आया होगा तो आप बोलो, फिर मैं इसकी जर्नल एंट्री पे मैं आगे आता, इसकी जर्नल एंट्रीज फिर हम लोग अभी करेंगे। ओके, सनिका, आकाश, मुस्कान, भौमिक, ओके अनिकेश, ओके ओके ओके, सबको समझ में आया, डन। अब अपने को जर्नल एंट्रीज, अब अपने लिए काम बहुत आसान है, क्यों काम आसान है, क्योंकि अपने को अभी पता चल गया कि एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस हर साल कितना पीएनएल में लेके अपने को जाना है, वो 12,000 नेगेटिव में बताता हूँ कैसे करना है उसको, ठीक है। अब आप लिखो यहाँ पे, अब आ जाओ जर्नल एंट्रीज पे, ओके जर्नल एंट्रीज पे अब आ जाएंगे और अब आप लिखते जाएंगे 31 मार्च, पहला साल जो आपका खत्म हो रहा है, ठीक है, 31 मार्च 31st of March 2011, employee compensation, employee
compensation expenses account debit to ESOP outstanding account. ESOP outstanding account. ये अमाउंट कहाँ से लाया अपन ने? वर्किंग नोट नंबर 1 से 48,000. 48 being compensation expenses recognized in respect of employee stock option plan. Okay. In respect of employee stock option plan. ओके अब इसको कहाँ लेके जाते हैं अपन? एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को पीएनएल में. तो आप यहाँ एंट्री पास करेंगे. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन. एम्प्लॉय कंपनसेशन expenses account 48,000. Okay, being employee compensation expenses transferred to profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आप खुद सोचो बेटा, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस की एंट्री की. एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को आपने पहले यहाँ पे डेबिट किए थे. ये देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को आपने क्या किए थे? यहाँ पे डेबिट करे और उसको आपने पीएनएल अकाउंट में क्या कर दी? ट्रांसफर कर दी. एम्प्लॉय कंपनसेशन को पहले डेबिट करे, फिर एम्प्लॉय कंपनसेशन को क्या करे? क्रेडिट, क्योंकि आपने ट्रांसफर करे पीएनएल. ईसॉप आउटस्टैंडिंग में बैलेंस बढ़ा, अभी 48 है, फिर नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा. ठीक है, इतना लिखे आपने. ओके इतना लिखे. उसके बाद नेक्स्ट ईयर के एंड में 30. ओके यहाँ एंट्रीज इतनी आएंगी कि मैं थोड़ी कम जगह ले. ठीक है, 31 of March 2012 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट. ये फिगर आपने लाया वर्किंग नोट नंबर 2 से 48,000 टू ESOP outstanding account to ESOP outstanding account 48,000 being compensation expenses recognized in respect of the employee stock option. अब ये एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो यू विल पास एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 48,000. ये 48,000 कहाँ से? वर्किंग नोट से लाए हमने. 48,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन expenses account 48,000 being employee compensation expenses transferred to
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, अब उसके बाद आएंगे आप 30 ऑफ सितंबर को। क्या हुआ भाई 30 ऑफ सितंबर को? 30 सितंबर 2012। अब देखो यहाँ पे जब मैं एंट्री पास करने लगा, मैंने कहा चलो एंट्री पास करते, एम्प्लॉय ये आपने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ईसॉप आउटस्टैंडिंग, ये आपने पहले ऐसी एंट्री पास करे 48 48 48, लेकिन आपने यहाँ पे देखिए कि टोटल आपने ज्यादा से पहले ही रिकॉग्नाइज कर दिए, तो अपने को यहाँ पे 12,000 रुपए से कम करना है, 12,000 रुपए से क्या करना है कम, तो उसकी एंट्री अब 12 ईसॉप आउटस्टैंडिंग में कितना बैलेंस है 48 48 96 है, लेकिन होना कितना चाहिए था 84, इसीलिए नेगेटिव आया, इसलिए नेगेटिव है 12,000 रुपए। तो आप ईसॉप आउटस्टैंडिंग को आप यहाँ पे आप एंट्री उसमें से कैंसिल करेंगे, आप लिखोगे ईसॉप आउटस्टैंडिंग को आप जब बढ़ा रहे थे तो आप क्रेडिट कर रहे थे, और जब आप डिक्रीज करें तो उसको क्या करें डेबिट। मैं आपको अकाउंट बना के भी रफली बता दो, आप वहां पे पहले लिखो इतना ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, या आपने फिगर लाए वर्किंग नोट नंबर 1 से, वर्किंग नोट, अच्छा मैंने वर्किंग नंबर 2 लिख दिया ऊपर से गलती से, वर्किंग नोट नंबर 1 है। तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना 12,000, इसको आप ट्रांसफर कर देते जनरल रिजर्व अकाउंट पे। अब समझना इस चीज को अच्छे से, 12,000 पहले नरेशन लिख लो फिर एक्सप्लेन करता हूं। बीइंग एक्सेस ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन, being excess of employee compensation expenses transferred to general reserve, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, अब ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे बच्चों, अब ध्यान से आप मेरी रफ समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। देखो अगर मैं कहता हूं ये मैंने ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाया, ये मेरा ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, तो पहली एंट्री में आपने देखी जब अपन ईसॉप आउटस्टैंडिंग पहले 48,000 से क्रेडिट करे, फिर आपने 48,000 से क्रेडिट करे, और अभी 12,000 रुपए से आपने ट्रांसफर उसको कैंसिल करे। क्यों कैंसिल करे? क्योंकि उसमें टोटल 84 रहा था, अपना 96 हो गया। तो यहाँ पे 12,000 रुपए का आपने कहाँ ट्रांसफर कर दी, ये 12,000 रुपए का आपने ट्रांसफर कर दी जनरल रिजर्व में। तो यहाँ पे बैलेंस कितना आ रहा है 48 प्लस 48 96 माइनस 12, तो देखो बराबर ये 84,000 का इसमें बैलेंस रखा हुआ है। कितने का बैलेंस रखा हुआ है 84,000 का। ओके, अब इसमें और कुछ सिखाऊंगा, अभी तक आपको सारी चीज समझ में आई तो आप मुझको बोलेंगे फिर और आगे के एंट्रीज में कहता हूं। सबको ये समझ में आया कैलकुलेशन? सबको ये कैलकुलेशन समझ में आया बच्चों? ओके ठीक है, यस सर, ओके एवरीवन। अभी तक जो अपन एंट्रीज पास करे सारी एंट्रीज ओके ठीक है। अब ध्यान से, अब वो समय आ गया एक्सरसाइज पीरियड वाले का, जो उन्होंने एक्सरसाइज पीरियड में क्या कहते कि उन्होंने बोले कि हम इसको जो खरीदेंगे, लेकिन यहाँ पर जो एनालाइज करे आपने देखे कितने खरीदे, यहाँ पे नीचे मैंने यहाँ पे एनालाइज किया, यहाँ पे कितने खरीदे उन्होंने जो खरीदे यहाँ पे 700 के हिसाब से बात चल रही थी, लेकिन खरीदे कितने, यहाँ पे 600 ऑप्शन ही एक्सरसाइज कराए, 600 ऑप्शन ही एक्सरसाइज कराए। तो यहाँ पे जब खरीदे उन्होंने, तो यहाँ पे ध्यान से बच्चों, मेरे पास पैसा आया लेकिन पूरे के पूरे 700 नहीं, एक्सरसाइज कितने का करा, एक्सरसाइज 600 का ही हुआ, 600 ही खरीदे, 100 नहीं खरीदे, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैंने कहा पैसा आया भाई, पैसा आया तो एंट्री पास किया, बैंक अकाउंट डेबिट। इसकी कोई तारीख दे रखा था कि एक्सरसाइज कब कराया उसने? यस, 600 ऑप्शन और एक्सरसाइज 30 जून 2013। अब यहाँ तारीख कहाँ लिखो, मैं कुछ और ही लिख दिया वहां, यहाँ लिख लेना बेटा तारीख 30 जून 2013 कैसे आया, एक सेकेंड जस्ट 1 मिनट, एक करेक्शन रहेगा उसमें। अच्छा 1 साल का समय था तो बराबर 30 जून 2013 बराबर है, 30 जून 2013 में डेट लिख लेना। 1 साल का समय था उनको, 30 सितंबर 2012 से 30 सितंबर 2013, तो बीच में 30 जून को ना एक्सरसाइज करे 600 ऑप्शन। अब मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने कहा पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन 700 पहले तो हमने मान के चले थे कि 1000 लेंगे, फिर वो 700 पे आ गए थे 2.5 साल के आखिरी तक। अब वो 700 में से कितनों ने लिए, सिर्फ 700 में से 600 ने लिए,
तो मैंने एंट्री पास किया 600 मल्टीप्लाई बाय कितना पैसा आने वाला था, ध्यान से देखो यहाँ पे मार्केट प्राइस कितनी थी बच्चों, मार्केट प्राइस कितनी थी उसकी 160 रुपए सर, लेकिन हमने एक्सरसाइज कितने में ऑफर किए थे, जरा स्क्रीन पे अच्छे से देखो, नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे 160 रुपए था, 160 रुपए, लेकिन कितने में बोला गया था, कितने में ऑफर कर, एक्सरसाइज प्राइस का मतलब क्या होता है, इसे ऑफर प्राइस भी कहते, इसे क्या कहते, ऑफर प्राइस भी कहते। तो एक बात बताओ बच्चों कि 700 थे, 700 रुपए, 700 थे सॉरी, उसमें तो 600 ले रहे, लेकिन एक प्राइस की बात करो, मैं 160 रुपए मार्केट प्राइस था, हमने कितने में ऑफर करे, 40 रुपए में मात्र। तो मेरे पास 40 रुपए आएगा, तो मैंने कहा 600 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आता है 600 मल्टीप्लाई बाय 40 करूं तो ये कितना आता है, ये आता है 24,000। कितना आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है आपका 24,000। तो आप यहाँ पे एंट्री पास करें, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000। क्या एंट्री पास किया बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट 24,000। अब उसके बाद यहाँ पे अभी एक लाइन का स्पेस रखना, मैंने कहा सर यहाँ पे टू इसको उनको शेयर दे रहे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो मैंने कहा 600 और उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए, तो ये आ गया 6,000 रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां पे बच्चों मार्केट प्राइस है 160 रुपए, मार्केट प्राइस कितनी 160 रुपए, फेस वैल्यू शेयर्स की कितनी 10 रुपए, तो 150 सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। 150 कहां जाएगा बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में। तो यहां पे आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 600 मल्टीप्लाई बाय 150, तो कितना आ रहा है आपका, ये 600 मल्टीप्लाई बाय 150 90,000 आना चाहिए, यस 90,000। अब आप बोलेंगे सर यहां पर आपने डेबिट किए 40 से, स्क्रीन पे देखो, क्रेडिट करे 10 और 150, 160 से क्रेडिट, तो डेबिट करे आपने 40 से, क्रेडिट करे 160 से, तो डेबिट तो 120 से शॉर्ट जा रहा है, वो 120 कहां एडजस्ट होगा, वो क्या हम, मेरे को सपोज मैंने आपको जो शेयर दिया उसकी मार्केट में कीमत 160 रुपए, मैंने आपको दिया 40 रुपए में, तो 160 रुपए आपने मेरे को लाइबिलिटी जो आपको मुझे आपसे 160 लेना था, आपने किस फॉर्म में दी, 40 रुपए कैश में दिए, और बचे हुए 120 रुपए जो है ऐसा नहीं फ्री में दे दिए, उसके बदले में मैंने आपको बोला था 2.5 साल मेरे साथ कंपनी में रहो, तो आपने भी मेरे को सर्विसेज दी, तो हमने एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट करे थे और ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्रेडिट करे थे। अब वही ईसॉप आउटस्टैंडिंग को इस वक्त क्या करते हैं, एडजस्ट करते, तो आप यहां पे लिखोगे ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है, ईसॉप आउटस्टैंडिंग 600 और आपने 120 रुपए का ये डिस्काउंट का अमाउंट है, तो कितना होता है 600 मल्टीप्लाई बाय 120, 72,000 से आप क्या करोगे इसको डेबिट। सो बीइंग 600 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन exercised at exercise price of ₹40 each। ओके, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। मेरा क्वेश्चन ये, क्या ईसॉप आउट, देखो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो था हर साल का वो तो पीएनएल अकाउंट में चले गया, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो भी था उसको पीएनएल अकाउंट, लेकिन क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो चुका है क्या, क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो चुके हैं। ओके, ये 90,000 रुपए कैसे आया, देखो बेटा यहाँ पे अब ध्यान से समझेंगे आप। अब यहां पे आपके बैंक में देखो, यहां पे ध्यान से देखो, 600 शेयर्स 40 रुपए एक ऑप्शन पे, तो पैसा है 600 मल्टीप्लाई बाय 40 24,000। आपका यहां पे 10 रुपए आपकी फेस वैल्यू थी, मार्केट प्राइस कितनी थी बच्चों, मार्केट प्राइस कितनी थी सर, मार्केट प्राइस थी 160 रुपए, उसमें से 10 रुपए का सिक्योरिटी, 10 रुपए का फेस वैल्यू, तो 150 रुपए क्या आ गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। तो मार्केट में कीमत थी 160,
आपकी फेस वैल्यू थी 10, तो बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम। नहीं 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 सर, ऐसी बातें नहीं कर रहा। नहीं 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 सर, 40 रुपए में हमने लिए तो 40 में से 10 फेस वैल्यू, तो 30 रुपए आपका सिक्योरिटी प्रीमियम। ना 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 ना, 30 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं बेटा, वो आप मार्केट, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि 140 ये 120 रुपए जो मैंने यहाँ पे लिखा, जो डिस्काउंट का अमाउंट है, ऑप्शन डिस्काउंट जिसको फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन कहते हैं, उसके बदले में कुछ अपने को मिला नहीं, उसके बदले में अपने को कुछ मिला। वो एम्प्लॉय ने अपने में 2.5 साल काम किया और वो एम्प्लॉय कंपनसेशन को हम पीएनएल में लेकर भी गए बेटा। तो इसीलिए आपको इसको यहाँ पे ऐसे ही बोलेंगे कि 120 भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 40 और 120 160, 10 रुपए आपका फेस वैल्यू, तो 150 रुपए क्या हो गया आपके सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये जिनका डाउट था बेटा वो मेरे को बताओगे, ये समझ में आया आपको? जिनका डाउट, जिन्हें पूछे थे पता है उन्हें चैट बॉक्स में लिखे, तो वो बताएंगे समझ में आई चीज यहाँ पे। अब मेरा क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे कि क्या आप बताओ ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, यहाँ पे ईसॉप आउटस्टैंडिंग को देखो, मैंने यहाँ पे ईसॉप आउटस्टैंडिंग को 72 से क्या किया, डेबिट किया। तो मैं 72,000 से यहाँ पे डेबिट करता हूं, तो आप मुझे बताओ क्या ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो गया क्या? क्या ये ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो गया क्या? रौनक मुझे बताओ क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग, मुस्कान क्लियर है सर, ओके। तो यहां पे बताओ ईसॉप आउटस्टैंडिंग क्या क्लोज हो गया क्या बेटा? जवाब दो, क्या ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्लोज हो गया हमारा यहाँ पे? नहीं हुआ। अब कोई जवाब दे सकता है नहीं हुआ, कितने से नहीं हुआ? यहां पर आपका बैलेंस आ रहा है, बैलेंस कितने का? 84 माइनस 72 कितना आ रहा है? 12,000 रुपए। तो 12,000 रुपए इसमें बैलेंस अभी भी आ रहा है। अभी जो बैलेंस आ रहा है 12,000 रुपए, इसको हो गया, एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया, तो कोई ये बता सकते हैं 12,000 क्यों बैलेंस आ रहा है? क्योंकि 600 में से, सिर्फ 600 में से नहीं, 700 में, सॉरी 700 में से 600 लोगों ने ही खरीदे थे। तो वेस्टिंग पीरियड कंप्लीट कितने लोगों ने की? 600। 600 में से, सॉरी 700, 700 ने कंप्लीट, 700 ने कंप्लीट, 700 में से 600 ने ही खरीदे, ये 100 ने नहीं। वेस्टेड ऑप्शन, वेस्टिंग पीरियड खत्म भी करे, लेकिन वेस्टेड ऑप्शन क्यों लैप्स किया? क्योंकि उसको कंप्लीट उन्होंने बाद में नहीं खरीदे। ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है, इसीलिए 100 आउटस्टैंडिंग में मेरे यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है। तो कौन सा बैलेंस है? 100 लोगों का जिन्होंने नहीं खरीदे। तो इसको कहाँ ट्रांसफर करते? इसको ट्रांसफर करते, मैंने आपको बताया था, इसे ट्रांसफर करते जनरल रिजर्व में। जो रेडिंग में मैं लिखता हूँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, एग्जाम में नहीं लिखना होता है, वो आपको समझाएं, आप भी अपने नोटबुक में लिखो, आप भी रेडिंग से लिखो, एग्जाम में मत लिख के आना उसको, ठीक है। सो यहाँ पे आप एंट्री पास करेंगे, देखो आपने ईसॉप आउटस्टैंडिंग को बच्चों यहाँ पे क्या करे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग को क्या करे आपने? डेबिट करे। सो आप एंट्री पास करेंगे यहाँ पे ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये कब? जब एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया। तो कब हुआ? हाँ, तो 30 सितंबर 2012, 30 सितंबर 2013 तक था। तो यहाँ पे लिखो 1 अक्टूबर 2013 ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट कितना? 12,000 जो उसमें बैलेंस था, टू जनरल रिजर्व अकाउंट, टू जनरल रिजर्व अकाउंट कितना अमाउंट हुआ? 12,000 being balance of ESOP outstanding, being balance of ESOP outstanding after the exercise period, exercise period transferred to जनरल रिजर्व अकाउंट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ओके, सबको ये समझ में आया? तो यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। तो आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ओके। रेगुलर पढ़ना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले दिन तो अपन बड़े जोश में रहते हैं ना, पहले दिन में बड़े जोश में रहते, उसको करते सारा, और कुछ दिन में क्या करते, फिर जोश ठंडा हो जाता है। वो जोश ठंडा होना नहीं चाहिए।
सो रेगुलर आप एकदम क्लास में रहेंगे और रेगुलर वो चीज़ों को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपको समझना है। रेगुलर होमवर्क जो दूंगा, हो सकता है पहला दिन आज ना दूं, लेकिन जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा वो आपको प्रॉपर करना रहेगा, ठीक है। सो अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, P Limited granted option for 8,000 equity shares of nominal value of rupees 10 on 1st of October 2010 at rupees 80 when the market price is rupees 170। देखो ये 10 रुपए ना नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है फेस वैल्यू, वो 10 रुपए फेस वैल्यू, ठीक है। लेकिन मार्केट में कीमत कितनी है 170, हमने कितने में ऑफर करे 80 में, तो मार्केट में कीमत है 170, हमने कितने में ऑफर करे 80 में, तो 170 की चीज 80 में ऑफर कर रहे हैं, ठीक है, कम कीमत पे। तो एम्प्लॉय वो जो ऑप्शन डिस्काउंट 170 माइनस 80 का वो आ जाएगा। द वेस्टिंग पीरियड इज 4.5 ईयर। वैसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ये लेंदी है। क्यों लेंदी? 4.5 ईयर, तो अभी 2.5 साल, अभी 4.5 ईयर, तो टेबल भी अपना 5 कॉलम अमाउंट के बनेंगे वो, है ना, जो आप उसके बाद फिर हर साल अपने को एंट्री पास करना पड़ेगा। 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन lapse on 1st December 2012, 3,000 option were exercised on 30 September 2015 and 1,000 vested option lapse at the end of the exercise period. Pass journal entries for the above transaction। एंट्री पास करना है अपने को, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अपने को यहाँ पे ज्यादा साल का है, ठीक है। सो यहाँ पर आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2। अब एक चीज ख्याल रखेंगे, इसमें एंट्रीज बहुत है, तो आप 1.5 पेज, बल्कि 2 पेज छोड़ दो, थोड़ा ज्यादा रहे चल जाएगा, 2 पेज आप स्पेस छोड़ दो बेटा, 2 पेज का स्पेस आप छोड़ देंगे, तो 2 पेज स्पेस रखो, 2 पेज से ज्यादा 2 पेज स्पेस रखो, ठीक है, 2 पेज का स्पेस रखना आप। उसके बाद फिर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे अच्छे से समझना, पहले 2 पेज का स्पेस रख दो आप, 2 पेज का स्पेस रखना, उसके बाद लिखना आपने यहाँ पे, अच्छे से समझना। यहाँ पे सबसे पहले 1/10, पहला साल आपका कब शुरू है? 1 अक्टूबर 2010, 1/10/2010, ये आपकी ग्रांड डेट थी। तो यहाँ पे उसने बोला मार्केट प्राइस कितनी है आपकी, यहाँ पे उसने बोला मार्केट प्राइस कितनी है आपकी, मार्केट प्राइस क्वेश्चन में बोला 170। ईपी मतलब एक्सरसाइज प्राइस, एक्सरसाइज प्राइस कितनी है आपकी 80। एग्जाम में नहीं बनाना होता है, ये समझाने बना रहा हूँ। तो डिफरेंस आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 90। तो ये ऑप्शन वो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस जो बोलते हैं ना, वो है। एक सेकेंड ना, मैं पहले अच्छा इसको बाद में लिख लूंगा, ठीक है। तो ये 90 आपको, अरे आया नहीं स्क्रीन पे, आ जाएगा। तो एम्प्लॉय आपका 170 माइनस 80। अब उसने 4.5 ईयर, तो पहला साल आपका यहाँ पे खत्म हो रहा है, 31 मार्च 2011 को खत्म हो रहा है। दूसरा साल आपका 31 मार्च 2012, तीसरा 31 मार्च 2013, चौथा 31 मार्च 2014। ये कितना हो गया आपके 3.5 ईयर, और ये आखिरी 31 मार्च 2015। ये पीरियड जो है बच्चों, ये आपका वेस्टिंग पीरियड, ये आपका वेस्टिंग पीरियड। अब यहाँ पे ये आपका वेस्टिंग पीरियड, वेस्टिंग पीरियड, और उसके बाद ये जो आपका वक्त है, ये रहेगा आपका एक्सरसाइज पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड, ओके, एक्सरसाइज पीरियड। ध्यान से बच्चों, अब क्या होगा, ये वाला हमारा कौन सा एक्सरसाइज पीरियड, ध्यान से। अब मैंने कहा यहाँ पे कि ये 3 चीज में उसने पहले हमसे कितने ऑप्शन थे, 8,000 इक्विटी शेयर्स दे रहे आप, है ना, ग्रांटेड ऑप्शन फॉर 8,000 इक्विटी शेयर्स। अब 4.5 ईयर, तो वो कहते हैं कि 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट ऑन 1 दिसंबर 2012। तो 1 दिसंबर 2012 आ कहाँ रहा है, पहले तो आप वो देखो, 1 दिसंबर 2012 यहाँ पर आ रहा है, नहीं 31 यहाँ पर आएगा, 1 दिसंबर 2012 यहाँ पे आ रहा है। तो ये आपका 1 दिसंबर 2012, ठीक है। यहाँ पे 1 दिसंबर तो 31 था, 1 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पे कितने ऑप्शन लेफ्ट है, 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड खत्म नहीं, अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट, यहाँ पे अनवेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट है 4,000। अब शुरुआत में कितना था बेटा, शुरुआत में आपका था यहाँ पे 8,000, तो ये पहले साल के आखिरी में जो 6 महीने बाद भी यहाँ पे 8,000 ही रहे।
फिर यहाँ पर भी 8,000 ही रहे, लेकिन क्या हुआ बेटा, आपका बीच में फिर आपके 4,000 चले गए, तो यहाँ पर कितना रहा, फिर यहाँ पर 8 में से 4 गए तो 4 बचे 4, और यहाँ पर भी 4 ही रहे। लेकिन वेस्टिंग पीरियड में एक्चुअल में कितनों ने एक्सरसाइज करा, सॉरी एक्सरसाइज पीरियड में कितनों ने एक्सरसाइज करा, नॉट वेस्टिंग पीरियड, एक्सरसाइज पीरियड में कितनों ने एक्सरसाइज करा, 3,000 ने ही खरीदे, और 1,000 लैप्स हो गए 30 सितंबर 2015। तो यहाँ पे 30 सितंबर 2015 को यहाँ पे 3,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज, 3,000 ऑप्शंस क्या करेंगे, एक्सरसाइज करे, और यहाँ पे जब ये वेस्टिंग पीरियड खत्म हो गया, तो यहाँ पे वेस्टिंग पीरियड कह रहा था, एक्सरसाइज पीरियड खत्म हो गया, सो 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेप्स्ड, यहाँ पे 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेप्स हो गए, क्योंकि 4 में से 3,000 नहीं खरीदे, तो कंपल्शन नहीं होता, ऑप्शन होता है, तो 4 में से 3 नहीं खरीदे, तो कितने, एक क्या हो गया आपके, लैप्स हो गए, क्वेश्चन बोला भी उसने एक लैप्स हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारा डिस्कशन किससे, ये आपने 2 पेज का स्पेस रख रहे हैं एंट्रीज लिखने के लिए। अब उसके बाद अपन वर्किंग नोट बनाएंगे, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of employee compensation expenses to be recognized in vesting period। थोड़ा सा कॉलम ध्यान से, क्योंकि ज़्यादा कॉलम बनेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको सीरियल नंबर एक आ जाता है, एक एक पर्टिकुलर्स का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से 5 कॉलम बनाऊंगा मैं। ओके, ध्यान से बेटा, ओके। तो पहला साल आपका यहाँ पे जो 6 महीने बाद खत्म, 31 1 अक्टूबर से शुरू, तो 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2012, 31 मार्च 2013, 31 मार्च 2014, 31 मार्च 2015। ओके, एक स्टूडेंट कहते हैं वर्किंग नोट भी पहले कर सकते हैं, पहले कर सकते, लेकिन ये प्रेफर करना कि आप बाद में बना, क्योंकि जनरल इंस्टीट्यूट के जो सजेस्टेड, पहले भी करे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर में क्या होता है, वर्किंग नोट हमेशा आखिरी में दी रहती है, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन आपको कभी ऐसा लगा नहीं है, जजमेंट नहीं आ पा रहा है कितनी जगह का स्पेस रखना है, फिर आपने इसको पहले ही बना लेना, ठीक है। लेकिन अगर जजमेंट ला सकते हो तो इसको बाद में अपने वर्किंग नोट बनाना, ओके, ठीक है। अब उसके शुरू करते हैं, आपका पहला पॉइंट, नंबर ऑफ ऑप्शन एक्सपेक्टेड टू वेस्ट, कितने ऑप्शन एक्सपेक्ट करते हो कि वेस्ट होंगे, ठीक है। अब ध्यान से, आपको क्वेश्चन में अभी मैंने ऊपर लिखा रफली 8 8 3 साल है, फिर 4 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 8,000, 8,000, नहीं, पहले पहले इसमें आपका एंड में 8, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ओके, फिर है आपका 8, जस्ट 1 मिनट, ये आपका कहाँ दिया उसने, 12, ठीक है, अच्छा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आ गया 4,000, 2015 ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं गलती से, तो 2014 तक ही लिखा, यहाँ पे भी 4, ये तो शुरुआत है, ठीक है। तो 8 8 4 4 4, ठीक है, ओके। सेकेंड, कंपनसेशन एक्सपेंसेस, कंपनसेशन एक्सपेंसेस पर ऑप्शन, तो कैसे निकालते, मार्केट प्राइस माइनस एक्सरसाइज प्राइस,
वो कितना है आपका 170 माइनस 80, वो है आपका 90। ओके। थर्ड, टोटल कंपनसेशन एक्सपेंसेस, ठीक है। स्टेप नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 8000 मल्टीप्लाई बाय 90, 7 लाख, एक एक साल का करते, 7,20,000। फोर्थ, accumulated compensation expenses, accumulated compensation expense, ध्यान से बेटा। तो पहले साल तो मुझे यही लगा कि अगर 7,20,000 मुझे राइट ऑफ करना है कितने सालों में, 4.5 ईयर्स में, तो पहले साल के आखिरी तक कितना हो जाए, पहले साल भी नहीं, पहले साल में अभी 0.6 मेहनती है, तो 4.5 अगर 7,20,000 अगर 4.5 ईयर्स में, तो 0.5 ईयर्स में कितना, तो आधे, मतलब पहला साल आपने 4.5 साल क्या लिया आपने, पूरे आपने 4.5 ईयर्स में करना है आपको 7,20,000। पहले ऐसे ही लगा था आपको 31 मार्च 2011 को, तो अभी 6 महीने, क्योंकि 1 अक्टूबर से शुरू हुआ, ठीक है, 1 अक्टूबर से, तो 6 में, तो अपने को 6 महीने में कितना, 7,20,000 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5। सो अपने को यहाँ पे कितना रिकॉग्नाइज करना है, पहले साल कि अभी 6 महीने के एंड के बाद, 6 महीने बाद 80,000 रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए। फिफ्थ, compensation expenses recognized earlier। तो अभी तो पहला ही साल है, तो अपन ने पहले कोई रिकॉग्नाइज करे क्या, नहीं, तो इसलिए वहां पे कितना आएगा 0। सो 6 पॉइंट, कंपनसेशन expenses to be recognized for the year। स्टेप नंबर 5 नहीं, स्टेप नंबर 4 -5। तो आपके ये पहले मतलब 31 मार्च 2011 तक 80,000, यहाँ पे देखो 80,000 रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए था, आपने कुछ रिकॉग्नाइज करे अभी तक के नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे आपका आ जाएगा 80,000। अब सेकेंड ईयर में आते हैं अपन, तो यहाँ पे वही था कि 8,000 थे ऑप्शन एक्सपेक्टेड, 8,000 मल्टीप्लाई बाय 90, उतना ही अमाउंट आएगा 7,20,000, 7,20,000। हाउ मच इट विल कम, 7,20,000। सर अगर ये 7,20,000 7,20,000 7,20,000 4.5 ईयर्स में, तो 1.5 तक कितना हो जाना, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होता है, 4.5 ईयर में तो 1.5 तक कितना हो जाना चाहिए, 7,20,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो 1.5 ईयर्स तक 2,40,000 हो जाना चाहिए। तो क्या हमने प्रीवियसली रिकॉग्नाइज करे कुछ इसको, हाँ 80,000 पहले कर चुके, तो 80,000 आप यहाँ पे 80,000 रुपये यहाँ पे इसमें से माइनस करो, 2,40,000 1.5 ईयर तक हो जाना चाहिए, तो उसमें से आपने 80,000 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हो, तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1,60,000, 1,60,000। अब हम थर्ड ईयर में आए, तो यहाँ पे 4,000 ही रहे, क्योंकि 4,000 अनवेस्टेड ऑप्शन लैप्स हो गए, तो यहाँ पे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 करो, तो ये आता है आपका 3,60,000। ये कितना अमाउंट आ रहा है आपका 3,60,000। अब यहाँ पे मैं कहता हूं कि यहाँ पे कहते कि 3,60,000 रुपये मुझे राइट ऑफ करना है, 3,60,000 मुझे राइट ऑफ करना है, 4.5 ईयर्स में तो 2.5 ईयर्स हो गए, तो वहां तक कितना, ये आपने 3,60,000 क्यों लेके 3,60,000 क्यों, कि यहाँ पे 3,60,000 आए, चेंज हो गए सर, यहाँ 727 या 360 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 4,000 ही बचे। ओके, तो यहाँ पे 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 2.5, तो ये कितना हो गया आपका 2 लाख, तो ये हो गया अमाउंट आपका कितना 2 लाख, 2 लाख। ओके, तो यहाँ पे
3,60,000 में से 3,60,000 में से 3,60,000 में से 2.5 साल के एंड तक आपका कितना हो जाए 2 लाख। लेकिन हमने तो प्रीवियसली ज्यादा ही रिकॉग्नाइज कर दिए 80,000 और 1,60,000, तो 2,40,000। मेरे को पहले तो ये बताओ कि ये जो 2,40,000 रुपए लिखा वो 2,40,000 कैसे आया, आपको समझ में आया? ये 2,40,000 रुपीज कैसे आया बच्चों? ये 2,40,000 रुपीज कैसे आया, कोई बता सकता है? ये 2,40,000 कैसे आया कि 3,60,000 थे हमारे कंपनसेशन एक्सपेंसेस, हमको 4.5 ईयर्स में राइट ऑफ करना है। अब 3,60,000 रुपए अगर हमको 4.5 ईयर्स में रिकॉग्नाइज करना है और 2.5 साल हो गए, तो अपने को 3,60,000 अगर 4.5 में, तो 2.5 में कितना, दैट्स कम 2 लाख। लेकिन 2 लाख कर देना चाहिए 2.5 साल के एंड तक। लेकिन पिछले सालों में अपन 80 और 160 240 ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके, तो अपन ने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर चुके, इसीलिए यहाँ पर कितना आएगा आपका, इसीलिए आपका यहाँ पर आएगा वो 40,000, इसीलिए यहाँ पे कितना आएगा आपका 40,000। ओके, अब आते हैं अपन नेक्स्ट, यहाँ पे नेगेटिव आया इसलिए नेगेटिव 2,000, 2 लाख माइनस 2,40,000 दैट्स 40। अकाउंटिंग एंट्री कैसे करें मैं बताऊंगा। अब मैं आता हूँ फोर्थ इस पे, तो यहाँ पे 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 वो आपका आएगा 3,60,000। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें बच्चों, तो यहाँ पे क्या चीज होंगे आपका कि 3,60,000 मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स में, तो 3.5 ईयर्स तक कितना हो जाना चाहिए? 3,60 डिवाइड बाय 4.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 तो आता है 2,80,000। सो 2,80,000 मैंने 3.5 ईयर्स के एंड में रेट। ओके, हम लोग को 3.5 ईयर्स में 2,80,000 हम लोग को क्या करना है बेटा, हमको रिकॉग्नाइज करना है। इतने तक कर दें। अब जरा सोच समझ के, तो अपन ने ऑलरेडी कितना रिकॉग्नाइज कर, ये पिछले वाले को ऐड करते जाना बस। देखो यहाँ पे, यहाँ 80 लिखे ना, पिछला वाला 80, यहाँ 240 लिखे तो इसको ऐड करना, 80 प्लस 160 240 आया। अब यहाँ पे क्या लिखना, 80, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे 80 प्लस 160 240 माइनस 40, तो यहाँ पर आपको कितना लिखना पड़ेगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख। यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, 2 लाख। वेरी गुड। तो 280 में से 2 लाख रिकॉग्नाइज कर दिए, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा हमको, 80,000। सबको समझ, ये अमाउंट सबको समझ में आ रहा है ना कैसे कैलकुलेट हो रहा है ये वाला अमाउंट? प्रीवियसली रिकॉग्नाइज, इसमें गड़बड़ नहीं करना। ओके करेक्ट, ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं करना। अब वहां पे आप देखो लास्ट ईयर 4,000 मल्टीप्लाई बाय 90 ये आता है आपका 3,60,000। अब 3,60,000, अब यहाँ पे हम आते कि 3,60,000 मुझे राइट ऑफ करना है 4.5 ईयर्स पर, 4.5 हो गए, तो 4.5 तक कितना हो जाना चाहिए, तो 3,60,000। तो प्रीवियसली रिकॉग्नाइज कितना करें, 80,000 प्लस 160 240 माइनस 42 प्लस 80, तो ये आ गया आपका 2,80,000। ये कितना आ गया आपका 2,80,000। तो 360 में से 280 रिकॉग्नाइज कर चुके, तो इस साल कितने से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा हम लोगों को, 80,000 से रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। समझ में आई चीज आपको? टेबल, पूरा का टेबल, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा टेबल आप लोग को अच्छे से समझ में आए तो आप वो बताएंगे मुझे। ओके, सबको समझ में आया टेबल? ये टेबल ही मेन होता है। अब एंट्रीज कुछ नहीं रहती, एंट्रीज से जल्दी जल्दी अपन लिख लेंगे बच्चों। ये टेबल सबको समझ में आया, ये इंपॉर्टेंट होता है टेबल। हाँ सर, आकाश, वॉमिक, ठीक है, बाकी सारे स्टूडेंट्स? यस सर। ओके, ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये टेबल एक बार बन गया, उसके बाद जर्नल एंट्रीज में कोई दम नहीं है, वो जल्दी से हो जाएंगी। यस सर, ठीक है। तो आज थोड़ा पहला दिन है, हैवी ना हो, वैसे मैं अभी कराऊंगा एंट्री। अब 2 बजे तक क्लास रहेंगी आप लोग की डेली, तो अभी भी हमारे पास कुछ समय है, तो एंट्रीज हम आगे की अभी इसकी एंट्रीज भी कर लेते, ठीक है। देखो ग्रुप 2 में अपने को सारी चीज एकदम डिसिप्लिन के साथ करना है, क्योंकि पढ़ना है कम है, थोड़ा समय थोड़ा सा कम मिलता है ग्रुप 1 से ग्रुप 2 में, लेकिन चीज़ें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हर चीज़ बहुत अच्छे से अपने को यहाँ पे समझना है, और बिल्कुल टाइम 10:30, मतलब 10:30 को मैं क्लास शुरू करूँगा, 2 बजे खत्म होगी क्लास आपकी, ठीक है। 2 4 5 मिनट कभी आगे शुरू तो 10:30 को ही होंगी, उसमें 1 मिनट भी आके पीछे नहीं होगा।
हाँ 2 बजे कभी 2 4 5 मिनट आगे पीछे हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इसकी जर्नल एंट्रीज पे। जर्नल एंट्रीज in the books of, कुछ नाम दिया है, पी लिमिटेड, पी लिमिटेड, ओके। अब आप लिखते जाएंगे, थोड़े स्पीड में लिखेंगे, ओके। अपने पास अभी अराउंड 20 से 25 मिनट और सारी एंट्रीज लिखना है। लिखेंगे आप पहला 31 मार्च 2011 एम्प्लॉय कंपनसेशन, एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 में अभी अपन ने कैलकुलेट करते 80,000, यहाँ लिख लो वर्किंग नोट नंबर 1 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000 being compensation expenses for 6 months recognized। अब ये 6 महीने में साल खत्म हो, क्योंकि ऑप्शन 1 अक्टूबर को ग्रांट डेट थी, ठीक है। अब यहाँ पे आप P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इसे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 to employee compensation expense account, employee compensation expenses account 80,000 being compensation expenses transferred to profit and loss account, ओके। अब आपने सेकेंड ईयर, ये अपने कुछ नहीं है टेबल से बस वो, एक सेकेंड, जस्ट 1 मिनट, ओके, ठीक है। टेबल से बस अपने को फिगर्स लेना रहेगा, देखो टेबल में यहाँ पे कितना है 1,60,000, बहुत सिंपल, बस यहाँ से फिगर से लेते जाना। तो आप लिखोगे 31 मार्च 2012 एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1,60,000, ये फिगर कहाँ से लाए, वर्किंग नोट नंबर 1 से, 1,60,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट, टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 1,60,000, 1,60,000 लिखिए आप। ओके, ठीक है। ओके, अब आप लिखिए उसके, इतना लिखिए, उसका नरेशन आप लिखिए, बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन expenses
recognized for the year. ओके 1,60,000 सॉरी अमाउंट तो लिख चुका है नरेशन, ठीक है। अब उसके बाद इसको पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, तो एंट्री आप पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,60,000 to employee compensation expense account अकाउंट 1,60,000, इसको आपने पीएल में ट्रांसफर कर दिए। ओके बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन expenses transferred to profit and loss account, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके ध्यान से अब आते हैं तो अब कुछ भी नहीं, अपने को सिर्फ वो अमाउंट कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट था, वो एंट्रीज सिर्फ अपने को लिखना है। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2013। अब यहाँ पे ध्यान से, अगर अपन थर्ड ईयर में जाओगे तो आपने देखे वहां पे ये नेगेटिव आ रहा है, आपने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दी, तो ईसॉप आउटस्टैंडिंग में ज्यादा हो गया, तो उसको अपन कैंसिल करते, तो यहाँ पे एंट्री पास होती है आपकी ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट ESOP outstanding account debit account debit 40,000 to general reserve account, ये फिगर ला आपने वर्किंग नोट नंबर 1 से 40,000 being excess ESOP outstanding transferred to general reserve account। ओके इसको पीएनएल में वो ऑलरेडी जनरल रिजर्व में कर दी ना, तो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्रिएट ही नहीं हुआ क्योंकि अपने ज्यादा रिकॉग्नाइज कर दिए थे। ओके इसलिए एक ही एंट्री पास है। फिर आपका 31 मार्च 2014, फिर कितना था आपका, जब वो है आपका फिर 80 दोनों साल 80 ठीक है। एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 80,000 to ESOP outstanding account working note number 80,000 being employee compensation recognized, being employee compensation expenses recognized। ओके अब इसको पीएनएल में ट्रांसफर करते, सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 to employee compensation expenses account 80,000 being employee compensation expenses
expenses transferred to प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसे कहां ट्रांसफर कर दी, P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, एम्प्लॉय कंपनसेशन। तो एक बार वो निकालना, टेबल बनाना इंपॉर्टेंट है। एक बार टेबल सही बना ली तो उसके बाद कुछ नहीं, फिर सिर्फ हमको जर्नल एंट्रीज पास करना रहेगा। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट ईयर जो था आपका, आखिरी जो था आपका SC 31 मार्च 2015। ठीक है, इधर भी 80,000 ही, लास्ट ईयर भी आप एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट नंबर 1 में अपन ने कैलकुलेट करें 80,000 टू ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट 80,000 बीइंग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस रिकग्नाइज्ड। और इसके बैलेंस को हम कहां ट्रांसफर करते हैं, एम्प्लॉय कंपनसेशन P&L अकाउंट में। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 80,000 टू एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंसेस अकाउंट 80,000 बीइंग एम्प्लॉय compensation expenses transferred to profit and loss account। ओके, अब पांचों साल हमने जो 4.5 ईयर जो थे उसकी एंट्रीज पास कर ली। सो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस, ESOP आउटस्टैंडिंग, सारी एंट्री टेबल बने, तो उसके हिसाब से हमने एंट्रीज पास कर ली। अब यहाँ पे उसने 30 सितंबर 2015 को, वो जो एक साल का एक्सरसाइज पीरियड था उसमें 30 सितंबर 2015 को ने एक्सरसाइज करे ऑप्शन को। सो यहाँ पे सितंबर 2015 को, ध्यान से बेटा, अब ऑप्शन एक्सरसाइज करे तो कितनों ने एक्सरसाइज करे यहाँ पे बताया था। 4,000 में से सिर्फ 3,000 नहीं एक्सरसाइज करे, 1,000 वेस्टेड ऑप्शन लेफ्ट हुआ है, तो वो आपका ESOP आउटस्टैंडिंग अभी क्लोज नहीं होगा। देखो पहले आप लिखो, फिर मैं आपको बताता हूं। इसको आप लिखो यहाँ पे लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 3,000 नहीं लिए। एक्सरसाइज प्राइस कितना था, 80। 80 कहां से है, देखो एक्सरसाइज प्राइस कितना है, 80। ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ESOP आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट। ओके, अकाउंट डेबिट कितना, 3,000 था। ये ESOP आउटस्टैंडिंग कौन सा होता है बेटा, जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है। डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, 90। तो 90 रुपीज टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 3,000 मल्टीप्लाई बाय रुपीज कितना आएगा आपका, कोई बता सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम 80 प्लस 9, मार्केट प्राइस कितनी थी 170, उसमें 10 रुपए फेस वैल्यू, तो ये कितना आएगा आपका 160। ये कैसे है 160, समझा है ना आपको। आपकी जो 170 मार्केट प्राइस था उसमें से 10 फेस वैल्यू, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आएगा 160। अब लिखो इसको 3,000 मल्टीप्लाई बाय 80, 2,40,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 90, 2,70,000। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितना है आपका 30,000।
और 3000 मल्टीप्लाई बाय 160, ये आपका 4,80,000 बीइंग 3000 एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन exercised at an exercise price of rupees 80 each of rupees 80 each। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे आप जल्दी से बताओ कि ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट का बैलेंस खत्म हो गया कि उसमें कुछ बैलेंस बचा है? जल्दी से जवाब देंगे। ईसॉप आउटस्टैंडिंग में क्या कुछ बैलेंस बचा हुआ है कि क्लोज हो गया ईसॉप आउटस्टैंडिंग? जवाब दो। ईसॉप आउटस्टैंडिंग का क्या हुआ है? क्लोज हो गया? नहीं सर। अभी आप खुद सोचो ना, आप खुद सोचो कि 4000 में से, हाँ वेरी गुड आकाश, वेरी गुड बेटा, 4000 में से 3000 ने एक्सरसाइज करे, मतलब 1000 ने नहीं करे, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय ऑप्शन, वो डिस्काउंट के अमाउंट से अपन उसमें लिखते, तो डिस्काउंट का अमाउंट 90 है, 90 मल्टीप्लाई बाय 1000 करो, 90,000। तो यहाँ अगर आप ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट बनाओगे ना, तो उसका बैलेंस देखना आप कितना आएगा, 90,000 ही बैलेंस आएगा ईसॉप आउटस्टैंडिंग। अगर मैं बनाऊं तो 90,000 ही बैलेंस आएगा। देखेंगे आप यहाँ पे, पहले आपने उसको क्रेडिट करे, कितने से क्रेडिट करे? 80, फिर आपने उसको फिर कितने से? 160, तो 80 फिर 160, फिर आपने यहाँ पे डेबिट करे उसको 40, ठीक है, फिर यहाँ पे क्रेडिट करे 80, और उसके बाद यहाँ पे फिर से क्रेडिट करे आपने 80, और फिर आपने यहाँ पे अभी डेबिट करे 270। रुको मेरे को याद है, मैं लिखता हूँ। तो मैंने लिखा यहाँ पे सर, ये 80 से पहले क्रेडिट करे, फिर आपने 160 से क्रेडिट करे, फिर डेबिट करे 40 से, फिर आपने क्रेडिट करे 80 से, और फिर क्रेडिट करे 80 से, और फिर यहाँ डेबिट करे 270 से। तो आप यहाँ बैलेंस निकालो, जरा आप खुद निकालो। ये बैलेंस आएगा 90,000 रुपए, ये बैलेंस आया बच्चों। और ये बैलेंस कैसे आया? मैं कहता हूं सर, 1000 वेस्टेड ऑप्शन लैप्स हुए, नहीं लिए, वो ऑप्शन था, कंपल्शन नहीं था। तो मल्टीप्लाई बाय, और डिस्काउंट था 90, तो 1000 मल्टीप्लाई बाय 90, दैट्स कम 90,000। आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो, सबको समझ में आया? यस सर, ओके। अब वो मैच क्यों नहीं हुआ समझे? क्योंकि वेस्टेड ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे? लैप्स, उन्होंने खरीदे नहीं, ऑप्शन है, कंपल्शन नहीं है। सो यहाँ पर आप लिखोगे, अब आप यहाँ पे एंट्री लिखोगे अच्छा देखो आपने क्या करे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट रफली बनाए, इसको आपने डेबिट करे, ईसॉप आउटस्टैंडिंग को क्या करे आपने यहाँ पे? डेबिट करे। सो आप यहाँ पे लिखोगे ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट, ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट 90,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 90 रुपीज था, 90,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट, उसे ट्रांसफर कर देते जनरल रिजर्व में, जनरल रिजर्व अकाउंट 90,000 बीइंग ईसॉप आउटस्टैंडिंग अकाउंट ट्रांसफर टू general reserve account on lapse of 1000 wasted option after the space नहीं, थोड़ा सा ध्यान से, exercise period, after the exercise period। ओके, सबको समझ में आया बच्चों? सबको अच्छे से समझ में आई ये चीज? आप बताएंगे जल्दी। इतना सबको समझ में आया? ओह चलिए, वो चार्ज पे नहीं था और आईपैड की चार्जिंग खत्म। अच्छा, सही वक्त पे, 2 मिनट पहले भी होता तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, मैं चार्ज पे लगा देता हूँ वैसे। लेकिन सबको समझ में आया बच्चों? सबको समझ में आया? कोई डाउट था आज जो हम लोगों ने क्वेश्चन करे इसमें? एनी डाउट? ठीक है, एनी डाउट? सारी चीजें समझ में ही। मैं आपको रिवाइज कराने वाला तो आईपैड बंद हो गया, ध्यान नहीं था मेरा, चार्ज पे नहीं लगाया था मैंने। ठीक है, सो सबको समझ में आई चीज अच्छे से? क्या चीज पढ़े हमने? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन
प्लान, क्या क्या चीजें दें। व्हाट इज ग्रांटेड पीरियड? ग्रांट पीरियड वो होता है कि जिस तारीख को ऑप्शन आपने ऑफर दिए। वेस्टिंग पीरियड होता है, वेस्टिंग पीरियड में हम कहते हैं कि जो एम्प्लॉयज रहते तो उनको कहते हैं कि इस वक्त में आप इस कंपनी में रहेंगे, मगर उसके साथ कोई और ऑप्शन, उसके साथ और कोई क्राइटेरिया भी डाल सकते हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया, वो हम कल देखेंगे, कल के क्वेश्चन में आएगा। और फिर एक्सरसाइज पीरियड में उनको बोलते खरीदना चाहते, अगर वो खरीदना चाहे तो खरीदे, अगर नहीं खरीदना चाहे तो वो नहीं खरीदे। लेकिन जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस होता है, जो टोटल एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्सपेंस क्या होता है, जो ऑप्शन डिस्काउंट होता है, तो मार्केट प्राइस माइनस ऑफर प्राइस ऑप्शन डिस्काउंट, उसको हमको एसएलएम बेसिस पे जितनी भी उसकी लाइफ होती है वेस्टिंग पीरियड में, हमको उसको क्या करना पड़ता है, उसमें रिकॉग्नाइज करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो उसको हम रिकॉग्नाइज कैसे करें, उसके लिए हम एक टेबल बनाते और उस टेबल के कैलकुलेशन से हम निकालते कि हमको कितने अमाउंट से उसको रिकॉग्नाइज करना रहेगा। एक बार वो टेबल बन गया तो उसके बाद वो बहुत सिंपल है। आज आप लोग को फर्स्ट डे, इसलिए मैं कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं। कल आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन के होमवर्क मिलना शुरू हो जाएंगे। आज आपको जो पढ़ाया आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कल आप एक बार, अभी पीडीएफ इसकी शेयर हो जाएंगी थोड़ी 10-15 मिनट में आपको, और वो आपकी जिम्मेदारी कि कल आप लोग वो चीज क्या करोगे, पढ़ के आओगे। जो आज क्लास में सिर्फ उसको एक बार आपको देखना है, कल हम लोग आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आपको कल से होमवर्क मिलना भी शुरू हो जाएगा। सो आज का सेशन यहाँ पे खत्म होता है। टेक केयर, बाय बाय।